हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे गुरु ने ज्ञान के प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। उस गुरु को सादर नमस्कार। वेलकम टू साकोम फाउंडेशन। तो साकोम फाउंडेशन लेकर आया है चर्चा का विषय #मोदी_रोजगार_2 और चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं रंजीत जी, बक्सर शहर के एक नागरिक हैं और नौकरी की तलाश में हैं और इसी पक्ष पर रखा गया कि ये नाम #मोदी_रोजगार_2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या रंजीत जी। #मोदी_रोजगार_2 ये एक डिमांड है। जैसे हमारे देश के नेता जो होते हैं कहते हैं कि हमें जीडीपी बढ़ाना है, तो जीडीपी में दो चीजें होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो जो नेता चुनावी बरसात में जो सप्लाई करने का वादा दे देते हैं और उस वादे को इस 5 साल में भूल जाते हैं, तो वही उसी समय वो भूले हुए उनके यादों को युवाओं द्वारा ये डिमांड है कि आपने जो सप्लाई का वादा किया था वो सप्लाई दीजिए, ये हमारा डिमांड है। क्या सप्लाई था? सप्लाई था कि 2014 से हमारे देश की सारे युवा वर्ग को, जिसको कहा जाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये दिया जाता है भरोसा कि भारत की युवा पूरे विश्व की युवा से ज्यादा है। भारत देश में युवाओं की संख्या 65% यहाँ की जनसंख्या युवा है और 18 से 28 तक का जो समय होता है, ऐसे समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो इस समय में युवाओं का जो सपना होता है, उस सपने को पूरा करने का जो वादा किया है उन्होंने, उस वादे को याद दिलाया जा रहा है। ये तो एक सीढ़ी है। इसके पहले भी ऐसे कई बार कैंपेन चलाए जा चुके हैं जिसका कोई खामियाजा, कोई बेहतर प्रभाव नहीं दिखा है अभी तक। हो सकता है इसका भी कोई 1-2 प्रभाव दिखे, लेकिन इसकी परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है। मोदी_रोजगार, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी तत्काल का एक ताजा घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक एसएससी सीजीएल की पेपर हुई 2019 का है, तो उसमें एक बच्चे के मेंस का पेपर जो है 200 में 200 मार्क्स उसको मिले हैं और 3D नॉर्मलाइजेशन एक सिस्टम है। पता नहीं ये कहां से सिस्टम लाया गया है, किस प्लेनेट से ऐसे सिस्टम लाए गए हैं कि 100% अपनी सफलता की गारंटी दर्ज कराने के बाद भी उस युवा को सफल घोषित नहीं किया जा रहा है। तो जिसकी दक्षता 100% हो, वैसे युवक को अगर सफल न हो किसी प्रक्रिया के द्वारा, तो उस प्रक्रिया को उठाकर हिंद महासागर में फेंक देना चाहिए। रिजल्ट आ चुका है? रिजल्ट आ चुका है और उस बच्चे का 100 में 100% रिजल्ट आया है। 200 में 200 मार्क्स लाया है उस बच्चे ने। तो उस युवा की क्या गलती है? उस युवा की गलती है, उस युवक को पैदा करने वाले उस माता पिता की गलती है कि जिस कोचिंग संस्थान में उसने पढ़ा उसकी गलती है या उसके मेहनत की गलती है? आप सोचिए कि 100 में 100 नंबर लाने के लिए उस युवक ने कितनी मेहनत की होगी। अपने आप को भूल कर भूत बन गया होगा किसी कमरे के कोने में, तब जाकर
200 में 200 नंबर लाया होगा। क्या उसको रिजेक्ट कर दिया गया है? उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वही तो डिमांड है आज युवा की। आज मोदी _रोजगार_2 में यही डिमांड है कि उस मेंस की परीक्षा जो 18 जनवरी को की गई थी उसका फिर से किया जाए। कि भाई ऐसे युवाओं को मौका दीजिए जो 100% अपना एक्यूरेसी रिपोर्ट आपके सामने समक्ष पेश करते हैं, उसके उपरांत भी आप उनको रोजगार नहीं। उस लड़के का नाम कुछ बता पाएंगे? नाम तो मुझे याद नहीं है, यूट्यूब पे वो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 180+ लड़कों का नहीं हुआ है, वो तो 100 में 100 है। तो ये जो मुहिम चलाया जा रहा है, तो इसमें आप सरकार से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, सरकार से उपेक्षा कोई बहुत बड़ी नहीं है। सरकार से उपेक्षा वही है जो आपने कहा है वही हमको दे दीजिए। हमारी या युवा की बहुत बड़ी मांग नहीं है, युवा की वही मांग है जो अपने करोड़ों के मंच पे 20 मिनट के भाषण में वादा करके उड़ गए। क्या वादा किया? वादा इन्होंने सरकार के द्वारा किया गया था कि भाई हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर वर्ष इतने काम करेंगे। आज सरकार की किसी भी योजना का युवा वर्ग के माथे में 1% का विश्वास नहीं रह गया है। इनकी ऐसी नीतियां हो चुकी हैं, ये हर एक चीज को प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। कीजिए, अच्छा है, करना चाहिए। अगर कोई भी अंग अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो उसकी रिपेयरिंग करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बड़ा जख्म कौन है? सबसे बड़ा जख्म है आपका विभाग, आपकी राजनीति। सबसे पहले तो आपको अपनी राजनीति को प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। जो आप 5 साल में एक इलेक्शन कराते हैं, 5 साल में इलेक्शन कराते हैं और 5 दिन में उसका रिजल्ट निकलवा लेते हैं। और ये उसमें आप सोचिए, अभी पिछले साल ही बिहार का इलेक्शन हुआ। बिहार की जनसंख्या है लगभग 12 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार, और 7 चरणों में चुनाव होने के पश्चात लास्ट चुनाव 7 तारीख को था और रिजल्ट आ गया 72 घंटे के बाद 10 तारीख को। और यहाँ 1.5 करोड़ लड़के हैं RRB NTPC में, और उन लड़कों का एग्जाम आप 4 महीने से चलाते हैं। भारत मतलब इतना पिछड़ा देश भी तो नहीं है पूरे विश्व में कि आपके पास ऐसे संसाधन की कमी सी हो गई है कि मतलब आप एक साथ 1.5 करोड़ लोगों का परीक्षा नहीं ले सकते हैं, और परीक्षा भी लेते हैं तो उसका तुरंत रिपोर्ट कार्ड नहीं देते हैं। तो आप 12 करोड़ वोट का रिपोर्ट कार्ड कैसे 2 दिन में दे देते हैं? भाई आप भी 5 साल का भी वेट कीजिए, वोट दिलवाकर 5 साल वेटिंग लिस्ट में रखिए, 5 साल राष्ट्रपति शासन वाले दीजिए, तब पता चलेगा कि इंतजार कैसा होता है। 2013 की बिहार SSC की वैकेंसी का इंतजार लड़के 2020 तक, अब जाकर उसका रिजल्ट आया है। SSC का 2013 की नोटिफिकेशन है, उसका विज्ञापन अभी मैंने कुछ दिन पहले निकाल कर अपने घर से। अब सोचिए 2013 से 20 7 साल हो गए, इसमें नीतीश कुमार जी 2 बार CM बन गए। परीक्षा कितने बिहार में कितने विधायक नए सीट पा के विधायक से मंत्री बने गए। हमारे माननीय यहाँ के सांसद महोदय मंत्री 2 बार बन गए, लेकिन फिर भी युवा का एक रिजल्ट नहीं आया। किसे युवा आपसे कोई ये थोड़े ना कहते हैं कि हमको चार्टेड प्लेन दीजिए। युवा आपसे क्या कहते हैं? हमें 15-20 हजार की नौकरी दे दीजिए। क्यों? इतनी हक नहीं है। आप कहते हैं कि रोजगार करने वालों की इच्छा शक्ति की कमी है। चलिए मान लिए इच्छा शक्ति की कमी है, किस इच्छा शक्ति की बात करते हैं सरकार? पकौड़ा बेचने के लिए ग्रेजुएशन करना जरूरी है। अगर पकौड़ा बेचना रोजगार है तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में पकौड़ा बेचने की ट्रेनिंग दिलवाई जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्यों सिखाया जाता है? तेल के गर्म होने का कारण बताइए, उसमें पकौड़ी कितने टेम्परेचर पर डाले तो पकौड़ी बन के निकलेगा, तो कितना स्वादिष्ट पकौड़ा बनेगा, उसकी क्वालिटी दी जाए। अब हम पकौड़ा बनाना सीख भी ले तो देश में कौन ऐसे युवा बेरोजगार है जो 150 रुपए तेल का पकौड़ा छाना हुआ खाएंगे? भाई रिफाइन हो गई है 140 रुपए लीटर। अब तो ऐसा लगता है कि अब बाहर लोग खाना खाई, मतलब आलू का ये दुर्भाग्य है, आलू का दुर्भाग्य है कि हमारे महान क्रिकेटर रोहित शर्मा के 267 रन का रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया, नहीं तो 250 रुपए पसेरी तक है उनका मान। रोहित शर्मा का पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट स्कोर है 267 रन क्रिकेट का, उनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया आलू।
बस तोड़ने ही वाला था, फिर आगे नहीं चला। फिर आ गया, डर हो गया, आलू डर गया कि कहीं जाके रोहित शर्मा फिर 300 रन न मार दे। नहीं, तो देखा जाता है, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो परीक्षा लेने का जो सिस्टम है, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि 2013 में एसएससी का नोटिफिकेशन आया, सिस्टम 20 में परीक्षा हुई, परीक्षा हो चुकी है, हाँ परीक्षा हो गई, अब रिजल्ट कब आएगा? नहीं, वो 2013 की वैकेंसी जो थी, 2013 का नोटिफिकेशन था बिहार एसएससी का। हाँ। अभी जो रिजल्ट आया है ये एसएससी सीजीएल का था, उसका रिजल्ट अब जाकर आया है। 2013 वाले का क्लियर, इस नोटिफिकेशन 2013 का फॉर्म भराया 14 में, 2 बार उसका पेपर हुआ, एक बार तो 3 पेज में पेपर होकर कैंसिल हो गया। ओके। सबसे बड़े निकम्मे तो ये हमारे जनता के नुमाइंदे हैं। तो 2013 से लेकर 20 में उसका रिजल्ट आ चुका है, अब आ जाकर आया है, आ गया, लोग रिक्रूट हो चुके हैं। हाँ, इस बार सरकार जगी है नींद से, लोग रिक्रूट हो चुके हैं, जितने लोग अभी रिक्रूट नहीं हुए, अभी लिस्ट फाइनल बन के आया है, अभी सिलेक्शन प्रक्रिया अभी भी जारी है, अभी मतलब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आया है। ओके। लेकिन ये निश्चित हो गया है कि आप भाई इसमें 7 साल से परिणाम घोषित, अभी भी इंतजार में, परिणाम घोषित हो चुका है। परिणाम अब कब ज्वाइनिंग होगी उसका अभी जो होगी, लेकिन कम से कम उसका ये तो उसका हो गया, डेडलाइन नहीं है। डेडलाइन नहीं हुआ। जैसे अभी शिक्षकों का है, जैसे कि शिक्षक नियोजन का चल रहा है, हाँ, कि भाई इन लोगों को हड़ताल करना पड़ देखिए, रहा है, धरना देना पड़ रहा है जाकर। अभी कोई भी प्रवेश परीक्षा हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, गवर्नमेंट बेसिस हो, उसमें 2 फेज और जोड़ दीजिए, एक लाठी खाना है और दूसरा हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट जाना है। और ये सबसे भयंकर प्रक्रिया है। पहले लड़का फॉर्म भरने की फीस जुटाएगा, बेरोजगार युवा 10वां इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन करने के बाद युवा के पास सबसे बड़ा रोजगार होता है कि वो 2 पैसे की ट्यूशन वगैरह पढ़ा ले और उससे अपना पॉकेट खर्च घर से न मांगे। आपको पता है बेल्ट्रॉन एक सबसे जो छोटा कॉन्टेक्चुअल जॉब है, उसका टाइपिंग जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब होता है, उसकी फीस है 1050 रुपए। फॉर्म की फीस है, चालान जो गवर्नमेंट के फंड में जाता है, उसमें 50 रुपया चार्ज ले लेते हैं कैफे वाले, यानी 1100 रुपए उसका लग जाता है, समझ लीजिए। सिपाही की परीक्षा कि अभी जो बिहार फायरमैन का वैकेंसी निकला है उसका फीस होता है 450 रुपए, बताइए। उसमें भी आप दरोगा की वैकेंसी आती है, उसका फीस होता है 700 रुपए। बिहार एसएससी का, बिहार बीपीएससी का फॉर्म आता है, उसका फीस होता है 700 रुपए। मतलब युवा क्या है, बेरोजगार है, बेरोजगार है ना जी, तो इनसे आप धंधा क्यों कमाना चाहते हैं? एग्जैक्टली, तो पैसा कमाना हो गया। ये युवा एक मतलब इन लोगों को बाजार दिख रहा है। जैसे किसी ने मान लिया कि अभी देखिए, अभी मैं इनका भंडा खोल रहा हूँ, भंडा इनका क्या है, भारत पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए बाजार देता है, क्योंकि यहाँ की लोग जो है, यहाँ की पॉपुलेशन जो है, यहाँ की समस्या के साथ साथ यहाँ के लिए पावर भी है। तो अमेरिका की भी कंपनियां चाहती है कि हम भारत के बाजार पे कब्जा करें, चाइना की भी कंपनियां चाहती है कि हम भारत के बाजार पे कब्जा करें, और तो और हमारे सरकार के लोग भी चाहते हैं कि हम भारत के बेरोजगारों पर कब्जा करें। तो बताइए, दूसरे देशों की सरकार में, दूसरे देश और हमारे देश की सरकार में क्या अंतर है? सब तो कब्जा ही करना चाहते हैं। तो अब क्या बताइए, अब मतलब युवा सीरीज से फॉर्म भरे, खून निकाल के फॉर्म भरे, सादे फॉर्म को रंगीन कर दे। अभी देखिए, मैं अभी आपको आरआरबी का बता रहा हूँ। अभी पहले जो आरआरबी का फॉर्म भरा जाता था 100 रुपए पहले भरा जाता था। अभी जब इसके पहले वाली परीक्षा आई थी 18,220, जो स्टेशन मास्टर रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म आया था, उसमें उसका कर दिया गया 500 रुपए। तो पूरे देश में जब इसका विरोध हुआ तो इन लोगों के द्वारा कहा गया कि नहीं भाई, 500 रुपए हम लोग इसलिए कर दिए हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं परीक्षा का फॉर्म भर कर एग्जाम नहीं देते हैं, तो ये उनकी समस्या है ना, आप क्यों इसमें प्रभावित होते हैं भाई? अभी इनका कहना था कि हमारी उसमें ज्यादा मतलब खर्च हो जाती है, तो इन्होंने कहा कि जो लोग पेपर दे देंगे उनका हम लोग पैसा रिफंड कर देंगे। अब बताइए, आपने फॉर्म भरवाया 2019 में, पहले लगता था 100 रुपया, आपने 500 रुपया लिया। 500 रुपये तो आप दिए, 50 रुपया कैफे चार्ज दिया, 550 रुपये का रेसिव मान के चलिए। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में लड़कों ने फॉर्म दिया है, भरा है 2.5 करोड़, 2 करोड़ 80 लाख के आसपास फॉर्म भरा है। 2 करोड़ 80 लाख में 550 से गुणा कर दीजिए, उतने पैसे 2 साल से भारत सरकार के खाते में जमे हैं, उस पैसे का क्या होगा भाई?
वो तो इंटरेस्ट बनेगा उनको लाभ होगा। ये तो पहला खामियाजा है। दूसरा खामियाजा देखिए क्या है, फॉर्म निकलवाते हैं पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे। ऑल इंडिया बेसिस पे फॉर्म भरा जाता था। पहले क्या होता था कि पहले लड़के जो होते थे, पहले आरआरबी पटना का मान लीजिए भर दिए, फिर आरआरबी इलाहाबाद का भर दिए, ठीक है। भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में मैं कह रहा हूँ कि किसी भी अन्य प्रदेश के लोगों के युवाओं में ये हिम्मत नहीं होता है कि पटना और इलाहाबाद में बोर्ड में फॉर्म भरकर वहाँ की सीट निकालने की कोशिश भी करें, क्योंकि यहाँ लड़के मेहनत नहीं जान लगा देते हैं एग्जाम निकालने के लिए। अब देखिए तो पिछले बार क्या हुआ कि इस वजह से यहाँ का कट ऑफ हाई गया, लेकिन पटना का कट ऑफ लो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब आप फॉर्म ऑल इंडिया बेसिस पे निकालते हैं तो रिजल्ट भी ऑल इंडिया बेसिस पे देना चाहिए। फॉर्म निकालेंगे ऑल इंडिया बेसिस पे, रिजल्ट निकालेंगे बोर्ड बेसिस पे, तो आप फॉर्म भी बोर्ड बेसिस पे भरवाइए। इससे बच्चों को एक और मौका तो कम से कम मिल जाएगा। आप एक अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहे हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटी खत्म करते जा रहे हैं। ऐसा कैसे होगा बताइए? तो सरकार एक तरह से एक बिजनेस इसको बना लिया गया है सरकार के द्वारा कि भाई हम आपको रोजगार एक महीना या 2 महीने या साल भर में नहीं देंगे, 5 साल 6 साल के बाद देंगे और आप पैसा जमा कर दीजिए। ये 5 वर्ष की योजना भी 550 फेल हो गई है। 2.5 करोड़ जनता है, 2.5 करोड़ जनता ने 550 दिया। सोचिए अब 550 मतलब कितना हो गया? 550 में 250 गुना कीजिए, इतना तो माना कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, छोटा मोटा कैलकुलेटर। 250 करोड़ में 500 से गुना कर दीजिए, 12,500 करोड़ के आसपास समथिंग आएगा। ₹13,750 करोड़ रुपए। बताइए, इतना बिहार का बजट भी नहीं है। 13,750 करोड़ रुपए स्टूडेंट से लिया गया। और देखिए बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे गवर्नमेंट चलाती है। अब इस साल लिया गया, 5 साल तक परीक्षा नहीं होगी। आपको एक मैजिक पता है? मैं बताता हूँ। ये 13,750 करोड़ रुपए आज ये गए 2019 का है। 2 साल के बाद परीक्षा होगी, ठीक? 2 साल परीक्षा होगी, रिजल्ट कब आएगा? फिर से 2 साल बाद रिजल्ट आएगा। ज्वाइनिंग कब होगी? फिर 2 साल बाद। मतलब जो परीक्षा में उपस्थित हो गए उन्हीं का पैसा रिफंड भी होगा। अब 6 साल ये पैसा गवर्नमेंट के पास रहेगा। 6 साल में पैसा डबल हो जाता है। पीटी देने के बाद इसको जो पीटी में बैठेगा उसी का पैसा रिफंड किया जाएगा। जब एग्जाम होगा तब? एग्जाम हो रहा है अभी, ठीक ना? तो ग्रुप डी का बाकी है। इतने पैसे का इंटरेस्ट बनेगा, सोचिए क्या बनेगा, कहाँ जाएगा? हाँ, तो ये तो प्रेशर कुकर में थोड़ा ना है कि चावल बनेगा। ये तो भाई देश के उद्योगपतियों के खाते में है, तो ये तो पैसा बनेगा। एक तरह से बच्चों का शोषण हो रहा है। पहली चीज देखा जाए तो बच्चों का शोषण हो रहा है। बिल्कुल, कि आप समय सीमा से परीक्षा नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। कोई समय सीमा रिजल्ट देने की नहीं है। बिल्कुल कोई समय सीमा ज्वाइनिंग की नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग, जैसा आपने कहा कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन हुआ तो 10 तारीख को फाइनल डेट है कि आज रिजल्ट आ जाएगा। 7 तारीख को महीना, शायद पिछले साल जो भी इलेक्शन बिहार का था 7 दिसंबर था जो था, और उसी दिन 10 तारीख को बिहार के इलेक्शन का डेट निकल गया, रिजल्ट आ गया। तो अब देखिए कि इस पर दंड कि ये इस पर सबसे पहले मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जब आपने एग्जाम डेट दिया तो उस एग्जाम डेट पर एग्जाम हो जानी चाहिए। यदि नहीं होती है तो इसका दंड सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार दंड कब देगी? अपनी भूल समझ ले, वही
सरकार को दंड अंकुश लगाना पड़ेगा ना कि भाई हमारे समय की कोई कीमत नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे बच्चों का समय का कोई कीमत नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे पैसे की कोई कीमत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ कि हम जो पैसा दे रहे हैं, आप जो डेट आपने फाइनल किया, इस डेट पर परीक्षा होनी चाहिए तो होनी चाहिए, नहीं हुई तो आप पैसा रिटर्न करें आप उनका, या फिर फाइन के साथ रिटर्न करें। जैसे बिजली विभाग में जब पैसा जमा करने जाते हैं, यदि लेट 5 दिन लेट होता है तो हमें फाइन लगता है, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज होती है उस पर फाइन लगता है 5 दिन लेट होने पर। यहाँ मेरा 5 साल लेट हो रहा है बच्चों का, उसको कोई दंड नहीं, कोई दंड नहीं। हाँ ये सवाल हमारे युवाओं को उठाना पड़ेगा। उसका भुगतान होता है, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, लाठी के रूप में आपको मिलेगा उसका मुआवजा। ये गलत है। सरकार जो है ये तानाशाही क्यों जा रही है? ये युवा की सरकार नहीं है, ये युवा विहीन सरकार है। आप कौन सी इंडिया बना रहे हैं? डिजिटल इंडिया बनाते हैं, स्टैंड अप इंडिया बनाते हैं, स्टार्टअप इंडिया बनाते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? बेरोजगार इंडिया बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसका समाधान है, इसका समाधान क्या? इसके समाधान के बारे में चर्चा करते हैं। समाधान यही है कि आप जिस प्रकार से लिस्ट निकालते हैं कि भाई चुनाव 5 चरणों में होगा, इस चरण का चुनाव इस दिन, इस चरण का चुनाव इस दिन, अंतिम चरण का चुनाव इस दिन, और इसका परिणाम इस दिन, और शपथ ग्रहण इस दिन, और सरकार का कार्यकाल इस दिन। उसी तरह ये भी निकालिए कि भाई नोटिफिकेशन इस दिन, पीटी की परीक्षा इस दिन, उसका परिणाम इस दिन, मेंस की परीक्षा इस दिन, और उसका रिजल्ट इस दिन, और उसकी ज्वाइनिंग तिथि इस दिन। ये हर एग्जाम पर लागू होना चाहिए। ये हर एग्जाम यदि नहीं होता है तो दंड होना चाहिए। नहीं, अगर सरकार को ये लगता है कि ये मतलब मजाक का विषय है, तो मैं एक बार सरकार से कह रहा हूँ, एक बार इलेक्शन करवा कर आप 5 साल वेटिंग लिस्ट में बैठिए, 5 साल वेटिंग लिस्ट में बैठिए, सारी नेतागिरी हाथ से निकल जाएगी, सारी नेतागिरी हवा हो जाएगी, और सारी पार्टियां हवा हो जाएगी। तो आज देश की हालत ये हो गई है कि जो पार्टी सत्ता में आती है उसका मुख्यालय जाकर देखिए, एक ब्यूरोक्रेसी लगता है। क्यों भाई? आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, अभी तो सबसे बड़ा बहाना है कि भाई कोरोना आया है। यही कोरोना किसी देश को माला माल कर रहा है, और यही कोरोना किसी देश को कंगाल बना रहा है। रंजीत जी थोड़ा सा हम इस पर आगे आना चाहेंगे। रोजगार मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है? हर व्यक्ति के अलग है कि एक? बिल्कुल हर व्यक्ति के अलग अलग रोजगार होना चाहिए। रोजगार की परिभाषा, रोजगार की परिभाषा यही है मेरे मानने में, कि जो व्यक्ति जिस काम के लायक है उसको वैसा रोजगार मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भाई मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं, ठीक है, आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 125 करोड़ सरकारी संस्था सरकारी नौकरियां करेंगे लोग, तो भाई उसको सर्विस भी किसी के लिए करेंगे, नहीं होगी। लेकिन आप एक मुद्दा बताइए, भारत में एक कंपनी बैठ रही थी नोएडा में, सैमसंग, जहां पे खुद ही इतना बड़ा ट्रैफिक है, वहीं पर हम कंपनी क्यों बैठाएंगे? बिहार के लोगों को जो ट्रेनों में असुविधा होती है जाने के लिए, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, वो फैक्ट्रियां हम बिहार में क्यों नहीं खोलेंगे? बुंदेलखंड जिला, जहां पर वहां के लोगों को दिक्कत होता है कि भाई वहां पे पानी की सुविधा नहीं है, वहां पर पानी की सुविधा करवाइए, एम्प्लॉयमेंट करवाइए, वो जिला खुद ही खुशहाल हो जाएगा। तो रोजगार इन द सेंस, आप 2006 जंगल राज खत्म हुआ, मतलब ये हमारे जो कहा जाता है कि जंगल राज था लालू जी के जमाने में, ठीक है, चलिए मान लीजिए जंगल राज था। 2006 से तो माननीय हमारे सुशासन बाबू सरकार में है, तो सरकार में तो 2006 से 2020 तक कितनी फैक्ट्रियां खुली है बिहार में, कितने आईआईटी खुले? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने पीजी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि हमारे बक्सर में पीजी के लिए कॉलेज नहीं है। हमारे माननीय सांसद महोदय जीव व्यायामशाला खुलवाते हैं, जिसको आम बिजनेस के लैंग्वेज में उसको जिम कहा जाता है, हेल्थ क्लब। विद्यालय में हेल्थ क्लब खुलवाना जायज है, खुलवाना चाहिए। एमडी कॉलेज में खुलवाया गया था पहले हेल्थ क्लब, लेकिन एक प्रयोगशाला नहीं खुलवाया गया, एक नया विभाग नहीं खुलवाया गया कि बच्चे यहाँ से सभी विषय में, जिस विषय में चाहे उस विषय में यहाँ से स्नातकोत्तर की उपाधि ले सकें।
एकमात्र एकलौता कॉलेज है पीजी के लिए, बक्सर एमडी कॉलेज, जिसमें 2 से 3 सब्जेक्ट हैं। अब समझ लीजिए पूरे बक्सर जिला के विद्यार्थी उसी 2-3 सब्जेक्ट से करें ना बीए पीजी, तो रोजगार पाते हैं। रोजगार जैसे कि कुछ जैसे सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी ही दीजिए। एक मिनट, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, बिजनेस है। सब लोग नौकरी करना भी नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते। कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, आप देखिए कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं। तो इस तरीके से यदि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कैसे रोजगार को सबको मुहैया कराया जाए? सिंपल सा एक लॉजिक है, हर सिपाही सेनापति नहीं बन सकता है, और हर सेनापति मंत्री नहीं बन सकता, और हर मंत्री राजा नहीं बन सकता। तो उसी प्रकार सरकार को ये समझना पड़ेगा कि देश का हर युवा स्टार्टअप इंडिया नहीं बना सकता है। देश का हर व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकता है। कुछ टीचर्स को कह दीजिए कि वो एक आईआईटी कंपनी खोल ले, पॉसिबल है क्या? एक अजीज प्रेम जी हमारे विप्रो के मालिक है, उनको कह दीजिए कि आप लेबोरेटरी का काम कर लीजिए, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो पॉसिबल ये होना चाहिए कि अगर हम बीएससी हैं, अगर मेरा ग्रेजुएशन का डिग्री है, तो हमें ग्रेजुएशन की डिग्री के लायक काम मिले। अगर मैं अनपढ़ हूँ तो मुझे यहाँ अपने राज्य में, अपने जिले में, अपने जिले के अगल बगल जितना कम से कम दूरी पे हो, एक उचित रोजगार मिले कि जिससे मैं अपने परिवार का रोजी रोटी चला सकूं। अब एक लॉ किया हुआ लड़का, उससे आप कहिए कि जाकर वो नगर पालिका की ड्यूटी करे, करेगा क्या? उसको शोभा देता है, लेकिन फिर भी कर रहा है। तो रंजीत जी, जैसा हम लोग चर्चा का विषय है #मोदी_रोजगार_2, तो आप सरकार से, हमारे देश के लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं देश के लोगों को और सरकार के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, इसमें ये युवाओं की जिम्मेवारी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? भीड़ में जब पत्थर चलता है और जब तक सर नहीं फूटेगा आपके बगल वाले का, आपके सामने वाले का, तब तक हमें यह विश्वास नहीं होता है कि पत्थर चल रही है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप ये मत सोचिए कि ये युवाओं की बात है। अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो समाज के हर वर्ग को उसमें आना चाहिए। अगर समाज के किसी भी वर्ग के साथ ये अन्याय होता है तो उसको आना चाहिए, चाहे वो किसान हो, युवा हो, जनता हो। हमारे माता पिता को भी आना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे माता पिता होंगे जो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा तो अभी 15 साल का है, 18 साल का होगा तब वो सरकारी जॉब की तैयारी करेगा, या 20 साल का होगा तब बीटेक करके क्वालिफाई करेगा, लेकिन जब आगे से रास्ता क्लियर होगा तभी आपका बेटा उस रास्ते पे चल पाएगा। तो इसमें समाज के हर वर्ग को आना चाहिए, क्योंकि बात देश की हो रही है, बात देश के युवाओं की हो रही है। और हमारी सरकार भी कहती है कि हमारे देश की युवा, हमारे देश में युवा सरकार है, हमारे देश की युवा विश्व की सबसे ज्यादा युवा। तो इसमें बात पूरे देश की जनता की होनी चाहिए। और सबसे पहले बात जो ये, जैसे हम लोग एक कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी के में 4 स्तंभ है। 3 स्तंभ कार्यपालिका, न्यायपालिका, मंत्री परिषद, और चौथा होता है मीडिया। तो आप इस कुर्सी के चौथे पहिए पे विश्वास तो बिल्कुल मत कीजिए, वो बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। क्योंकि इसका साधारण सा लॉजिक है कि पूरे देश में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 193 कंट्री है। 193 कंट्री में, यानी कि सपोज दैट आप सोच लीजिए कि मैं एक लड़का हूँ, पढ़ रहा हूँ स्कूल में, और 193 लड़कों का स्कूल में छात्र है, और 193 लड़कों के बीच में मेरा स्थान 142वां रैंक आया है। तो मैं कितना बेहतर हूँ ये मुझे बताने से ज्यादा आपको समझने की जरूरत है। तो उसी प्रकार 192 कंट्री में हमारे देश की मीडिया का स्थान 142वां नंबर है। तो हमारी मीडिया कितनी साफ है और कितनी स्वच्छ है कि उसको रिन सुप्रीन लगा के अगर हम लोग धोएंगे 2 साल, वो भी वोल्टास के वॉशिंग मशीन में, तो भी उसके दाग नहीं धुएंगे। तो हम इसमें मीडिया से उपेक्षा करना ही बेकार है। इसमें आपको खुद मीडिया बनना पड़ेगा, आपको खुद सामने आना पड़ेगा, और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो चर्चा काफी अच्छी रही, और
गवर्नमेंट से, हमारे देश के युवाओं से आग्रह है कि अपनी कमान, अपना भविष्य अपने हाथों में लें और हर जगह अपने अनुसार, अपने स्वाभिमान को आगे रखते हुए सत्य और ईमानदारी के साथ अपने आत्मनिर्भरता की ओर, कि हम आत्मनिर्भर बने और सरकार से उम्मीद रखना आज के डेट में ये एक सपना देखना है। अपने आप से बेईमानी, सरकार से उम्मीद जैसे लगता है अपने आप से बेईमानी हो गई है। इसलिए सरकार से अपेक्षा न रखकर अब खुद अपने हाथों में अपना भविष्य लें, मेहनत करें, स्वयं रोजगार उत्पन्न करें और अपना भविष्य अपने हाथों में लेने की ओर आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, काफी अच्छी चर्चा रही, बहुत बहुत धन्यवाद।